एक मेंढक है, अगर उसको आप 100 डिग्री खोलते हुए पानी के अंदर छोड़ दो तो वो तुरंत ही उछल करके बाहर निकल जाएगा, वो उसमें रुकेगा नहीं। जितनी बार उसको अंदर डालोगे उतनी बार वो उछल करके बाहर आ जाएगा। लेकिन अगर उसी मेंढक को ठंडे पानी में, बर्तन के अंदर ठंडे पानी में बिठा करके फिर उस बर्तन को आग के ऊपर रख दिया जाए और फिर धीरे धीरे उसकी आंच को बढ़ाया जाए, तो जैसे जैसे पानी गर्म होगा वैसे वैसे अपने आप को उसके अनुकूल करने के लिए वो मेंढक धीरे धीरे अपनी एनर्जी लगाता जाएगा। वो एनर्जी जब उसके अंदर लगाता जाएगा और जैसे जैसे पानी गर्म होगा उसकी एनर्जी भी उसको एडजस्ट करने में खर्च होती जाएगी और एक समय ऐसा आएगा जब पानी उबलने लगेगा, खोलने लगेगा और मेंढक चाहेगा कि अब मैं बाहर निकलूं तो वो निकल नहीं पाएगा। जो व्यक्ति 1 अंगुल जमीन के लिए अपने भाई का मर्डर कर देता था, जो 1 इंच जमीन के लिए अपने पड़ोसी से दुश्मनी ले लेता था, जो कोर्ट कचहरियों के चक्कर काटते काटते अपनी पूरी जिंदगी लगा देता था वकीलों को पैसा दे दे करके सिर्फ और सिर्फ 1-2 इंच या 1 फीट जमीन के लिए, थोड़े से के लिए मेरा इसने ले लिया, मेरा इसने ले लिया, आज उनके मुंह से ये बातें निकल रही है कि हमने कौन सा पैसा दिया। यहाँ तक लोगों को लाया गया है, यहाँ तक लोगों की मानसिकता बना दी गई है। वो कह रहे हैं, और बात भी सही है उनकी, बिल्कुल सही बात है कि उन्होंने कोई पैसा भी नहीं दिया, न इसके लिए उनके पुरखों ने कोई लड़ाई लड़ी, न उनके बाप दादाओं ने कभी कोई इसका संघर्ष किया। उनको तो अचानक मिल गई, कैसे मिली ये भी पता नहीं, किसकी वजह से मिली ये भी पता नहीं। उनको ये नहीं पता कि इस देश के अंदर सर छोटू राम जी जैसे लोग, बाबा साहब अम्बेडकर जैसे लोग जो इस देश के अंदर संघर्ष कर रहे थे और उन्होंने संघर्ष करके जो हक अधिकार दिलाए उसकी जानकारी आम आदमी और किसान को नहीं है। नहीं होने की वजह से उनको ये नहीं पता है, क्योंकि उन्होंने मेहनत की नहीं, उनके बाप दादाओं ने मेहनत की नहीं, मेहनत किसी और ने की, फल इनको मिल गया। तो आज वो सत्य बात कह रहे हैं कि हमारा क्या लगा। आज हम लोगों ने फिर से इस मूवमेंट में सक्रिय होने की शुरुआत की और एक ऐसे मुद्दे को लेकर के हम लोग आपके बीच में आए हैं जो आज का बहुत ही गंभीर मुद्दा है और उसे आज की भाषा में कहते हैं प्राइवेटाइजेशन, यानी निजीकरण। देश का या देश के अंदर कहें तो सरकारी संपत्तियों का जिस तरीके से निजीकरण किया जा रहा है, प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, उस तरीके से हम देख रहे हैं कि पूरा भारत ही एक तरह से कहा जाए तो निजी हाथों में दिया जा रहा है, बेचा जा रहा है। चारों तरफ इसकी चर्चाएं हो रही है, विरोध भी हो रहा है, लेकिन इतने विरोध, इतनी आलोचनाएं, सब कुछ होने के बावजूद भी जिस तरीके से प्राइवेटाइजेशन को रोकना चाहिए या फिर कम होना चाहिए, वो ना हो करके और ज़्यादा तेजी से हो रहा है। इस बात से लगता है कि कोई भी कार्य जब किसी मजबूरीवश किया जाता है या फिर कहा जाए तो कोई अनजाने में होता है, तो अनजाने में या मजबूरीवश होने वाले कार्य के अंदर जब उसको एहसास करवाया जाता है या जानकारी दे दी जाती है तो उसके ऊपर विचार किया जाता है और उसे समझने का प्रयास किया जाता है। लेकिन एक होता है जो पूरी तरह से सुनियोजित ढंग से और एक पक्के इरादे के साथ किया जाता है। तो जब वो कार्य पक्के इरादे के साथ में किया जाता है तो उसके अंदर किसी भी प्रकार का कोई रोष, विरोध या फिर उसके बारे में जिस तरीके का पूरे देश में जनजागरण हो उसका कोई असर नहीं पड़ता। निजीकरण क्यों किया जा रहा है, कौन लोग कर रहे हैं और इसके पीछे उनका क्या इरादा है, इस बात को समझे बिना हम लोग सही ढंग से ना तो निजीकरण का विरोध कर पाएंगे और ना ही निजीकरण को रोक पाएंगे। क्योंकि हमारे लोगों को तो
अधिकांश लोगों को इसका मीनिंग भी नहीं पता होता कि निजीकरण होता क्या है। जैसा कि एक शब्द बहुत पहले चर्चा में हुआ करता था, आज भी वो बहुत ज़्यादा एक तरह से देश के अंदर काफ़ी विकराल रूप धारण किए हुए है, वो शब्द है कुपोषण। तो इस देश के अंदर 99% लोग या 98% लोग तो कहे जा सकते हैं जो इस शब्द से वाकिफ ही नहीं है कि कुपोषण होता क्या है। वे लोग जानते हैं कि कोई बीमारी होगी और इसका कोई इलाज नहीं होगा, लेकिन कुपोषण का मतलब होता है भूखमरी। ठीक उसी तरीके से निजीकरण का भी लोग जो है मीनिंग नहीं समझ पा रहे हैं। कुछ लोग किस तरीके से ले रहे हैं, कुछ तो किस तरीके से ले रहे हैं, लेकिन बहुत कम लोग हैं जो इसका सही मायने में निजीकरण का उद्देश्य क्या है उसको समझ पा रहे हैं। ये हम लोग आपको बताना चाहते हैं कि इस देश के अंदर जिन जिन विभाग कहो या सरकारी महकमे कहो या सरकारी संपत्तियां कहो, उनका प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, निजीकरण हो रहा है। निजीकरण से पहले वो क्या है, जिसको प्राइवेट हाथों में दिया जा रहा है, निजी हाथों में सौंपा जा रहा है, वो संपत्ति है किसकी? तो वो संपत्ति है राष्ट्र की। और राष्ट्र की संपत्ति जो होती है उसके ऊपर भारत के प्रत्येक नागरिक का अधिकार होता है, हिस्सा होता है। भारत के अंदर पैदा होने वाले प्रत्येक बालक से लेकर मरने तक उस व्यक्ति का उसके अंदर हिस्सा होता है, वो उसका मालिक होता है, जो राष्ट्रीय संपत्ति होती है। यानी कि वो पूरी जनता की होती है, पूरे देश के नागरिकों की होती है। और जब उसे निजी हाथों में दे दिया जाता है तो वो किसी एक व्यक्ति विशेष या उसकी कंपनी की रह जाती है। उसके ऊपर जनता का अधिकार खत्म हो जाता है और जनता के द्वारा चुनी हुई सरकार का भी फिर उसके ऊपर कोई अधिकार नहीं रहता। जो उसका मालिक है वो उसको अपने तरीके से कैसे चलाना है, कैसे मेंटेन करना है, कैसे उसका उपयोग करना है, वो अपने तरीके से करता है। तो ये जो प्राइवेटाइजेशन है जो धड़ल्ले से इस देश के अंदर हो रहा है, ये क्यों हो रहा है, इसकी थोड़ी हम पृष्ठभूमि में जाकर देखेंगे। तो इस देश के अंदर भारतीय संविधान लागू होने के बाद पूरे देश की जितनी भी संपत्तियां थी, चाहे जमीन से लेकर के खनिजों तक से लेकर के और जो भी बड़े होटल या फिर एयरपोर्ट, कल कारखाने जो भी है, वो सारे के सारे राष्ट्र की संपत्ति बन गए। और राष्ट्र की संपत्ति बनते ही वे जनता की संपत्ति हो गए। तो संविधान के लागू होने के बाद और लागू होने की वजह से जो संपत्ति राष्ट्र की हो गई, जो संपत्ति जनता की हो गई, तो इसका मतलब है कि संविधान के लागू होने से पहले वो जनता की नहीं थी और राष्ट्र की संपत्ति भी नहीं थी। वो कुछ व्यक्ति विशेष जो लोग थे, उन्हीं लोगों के नियंत्रण में थी, उन्हीं का उसके ऊपर मालिकाना हक था। और देश की जनता वहां एक गुलाम की तरह, एक दास की तरह वहां पर काम करती थी। चाहे वो खेत खलियान हो, चाहे वो बड़ी इंडस्ट्री हो, चाहे किसी भी प्रकार के खनिज हो, चाहे कोई भी संपदा जो भारत की है, वो सारी की सारी कुछ लोगों के हाथ में थी, उनका ही मालिकाना हक था। और इस देश के जो आम नागरिक हैं, वे 98% जो लोग हैं, वे लोग वहां पर अपने ही देश में अपनी ही संपत्ति के होते हुए उसके मालिक ना होकर के वहां नौकर या फिर दास की तरह काम करते थे। ये था संविधान से पहले का प्राइवेटाइजेशन। वहां पर सरकारीकरण नहीं था, सरकार ही नहीं थी, लोकतंत्र ही नहीं था। सरकार और लोकतंत्र न होने की वजह से वो राष्ट्र ही नहीं था। और जब राष्ट्र नहीं था तो वो संपत्ति जो वहां दबंग कैदों या जो वहां के
ताकतवर लोग होते थे उनके हाथ में थी, उनका उनके ऊपर मालिकाना हक होता। तो ये प्राइवेटाइजेशन जो आज हो रहा है, इसको समझने के लिए हमने ये उदाहरण दिया है आपको कि जब इसका राष्ट्रीयकरण हुआ उससे पहले इसका रूप क्या था। उससे पहले भी यही रूप था कि ये निजी हाथों में थे। ठीक है कि भारत ने पिछले 70 सालों में बहुत तरक्की की है, चाहे एजुकेशन के मामले में हो, चाहे इंडस्ट्रियल क्षेत्र में हो, चाहे आर्थिक क्षेत्र में हो, चाहे विज्ञान के क्षेत्र में हो, हर तरह से भारत ने तरक्की की है और दुनिया में की है, उसमें भारत ने भी की। लेकिन जब ये तरक्की हुई तो जो कुछ भी भारत में हुआ उसका उस तरक्की के अंदर प्रत्येक नागरिक का हिस्सा और उसकी भागीदारी सुनिश्चित हुई और उसका शेयर भी उसमें रहा कि मैं उसका मालिक हूं। चाहे किसी भी 100वें, 1000वें, लाखवें, करोड़वें या अरब भी कह दो, तो 1 अरब वा भी हिस्सा, अगर 1 अरब की या 1 अरब की कोई प्रॉपर्टी है मान लो, तो 1 अरब की प्रॉपर्टी है तो भारत की जनता अगर 1 अरब है तो 1 रुपया उस प्रत्येक व्यक्ति का उसके अंदर हिस्सा। ये है राष्ट्रीयकरण और उसके अंदर से उसको भी मिलता है और वो उसका एक सीना तान कर कहता है कि ये मेरा है। तो जब उसको पता होता है, उसको एहसास होता है कि संपत्ति मेरी है, तो वो उसकी रक्षा भी करता है और उसका देखरेख भी करता है, उसकी राख रखावत करता है, संभाल करता है। जैसा कि आपने देखा होगा अधिकांश जगह पर जब अपन जाते हैं, जैसे खास करके बसों में या रेलवे में या ऐसी और भी कई चीजें हैं जहां पर जाते हैं, तो एक नोटिस बोर्ड लगा होता है, इंडिकेटर, उस पर लिखा होता है कि ये राष्ट्रीय संपत्ति है, इसकी सुरक्षा करना आपका कर्तव्य है। बस में एंट्री होते ही दरवाजे के ऊपर लिखा होता है, रेल में ये लिखा होता है कि ये राष्ट्रीय संपत्ति है और इसकी रक्षा करना आपका कर्तव्य है। तो प्रत्येक नागरिक सोचता है कि राष्ट्र की संपत्ति है और राष्ट्र मेरा है, तो इसका मतलब है कि संपत्ति मेरी है और इसमें मेरा भी शेयर है, मेरा भी हिस्सा है, मैं भी इसका मालिक हूं। तो वो निश्चित तौर पे उसकी रक्षा सुरक्षा करता है। लेकिन जैसे ही उसको ये एहसास होता है कि मेरी नहीं है, तो वो उसके प्रति लापरवाह हो जाता है और उसका मिसयूज करना शुरू कर देता है। उसका सार संभाल करने की बजाय उसको तोड़ता फोड़ता है या उसे नुकसान पहुंचाता है। तो ये जो निजीकरण है, ये निजीकरण और राष्ट्रीयकरण, ये 2 शब्द हैं। राष्ट्रीयकरण में पूरे देश के नागरिकों का हिस्सा होने की वजह से प्रत्येक नागरिक की जिम्मेदारी होती है उसकी रक्षा करने की। लेकिन जैसे ही प्राइवेट हो जाती है उसका अधिकार हट जाता है और एक मालिक उसका जो है निश्चित हो जाता है। तो आज इस देश के अंदर 70 सालों के अंदर जो राष्ट्र की संपत्ति थी, जो राष्ट्र की संपत्ति बनी संविधान के आधार पर, और संविधान के आधार पर राष्ट्र की संपत्ति का भारत का प्रत्येक नागरिक हिस्सेदार है, ये सुनिश्चित हुआ। ये चीज उन लोगों को बर्दाश्त नहीं है जो भारतीय संविधान के लागू होने से पहले इस व्यवस्था को नहीं मानते थे। और कुछ व्यक्तियों के, जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर कहा जाए तो एक राजा, एक रियासत का राजा जो होता था, वो राजा पूरी उस रियासत की जो भूमि है उस भूमि का मालिक होता था। वहां लोगों को रहने का था, वहां लोगों को खेती करने का अधिकार था, वहां काम करने का अधिकार था, वहां पर अपना छोटा मोटा उद्योग चलाने का अधिकार था। लेकिन वो अधिकार उसको मालिक का अधिकार नहीं। काम करने का अधिकार था, लेकिन सेवाएं देने का अधिकार था, लेकिन मालिक होने का अधिकार नहीं था। तो ये बात जब कह सकते हैं कि राजा महाराजाओं के समय में 1-1 इंच जमीन के मालिक राजा महाराजा होते थे, तो उस जमीन के अंदर जितनी उसके राज में आती थी उसके अंदर जो कुछ भी है उसका मालिक राजा होता था। उसके अंदर उस व्यक्ति विशेष का जो वहां पर काम कर रहा है, वहां उत्पादन कर रहा है, उसका किसी प्रकार का कोई शेयर नहीं होता था। और ना शेयर होने की वजह से सिर्फ उससे बेगार निकलवाई जाती थी या फिर उसको इतना दिया जाता था जिससे वो जिंदा रह सके। लेकिन जब राष्ट्रीयकरण हुआ
तो राष्ट्रीयकरण होने के बाद में जब ये पब्लिक की प्रॉपर्टी बन गई तो उसके बाद में उसकी सुरक्षा भी निश्चित हुई और उसकी देखरेख करने वाले, वहां पर उत्पादन करने वाले लोगों को भी अपना हक मिलने लगा। चाहे वो नौकरी में है तो उनको तनख्वाह के रूप में अधिकार मिलने लगा, चाहे वो प्रोडक्शन कर रहा है तो उसको मुनाफे के रूप में उसको मिलने लगा। इस तरीके से उनका शेयर जो है, हिस्सा जो है निश्चित हुआ। और ये हिस्सा जो सदियों तक इस देश के अंदर सुनिश्चित नहीं था, एक व्यवस्था के तहत उन लोगों को इस संवैधानिक व्यवस्था में जो प्रत्येक नागरिक का हिस्सा उसके अंदर सुनिश्चित हुआ, वो बर्दाश्त नहीं। इसलिए उन्होंने, जिन लोगों को ये मंजूर नहीं था, उन लोगों ने धीरे धीरे बहुत पहले से ही, जब भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को इस देश में लागू हुआ, तब से ही उन लोगों ने धीरे धीरे संविधान को इम्प्लीमेंट करने की बजाय संविधान के विरोध में काम करना शुरू किया। और चूंकि इस देश की जनता हजारों साल से शिक्षा से वंचित थी, पढ़ने लिखने का अधिकार नहीं था और अंदर की कोई जानकारी नहीं थी, इतिहास की कोई जानकारी नहीं थी, देश के अंदर अपने और पराये की कोई जानकारी नहीं थी, क्योंकि बार बार विदेशी ताकतें आकर के इसको हथिया लेती थी और अपने कब्जे में, नियंत्रण में करती थी, देश को गुलाम बना लेती थी। तो लोगों को ये पता ही नहीं था कि देश हमारा भी है। और जब तक जनता समझने लगी, शिक्षा बढ़ने लगी और लोगों के अंदर इस चीज का एहसास होने लगा कि ये जमीन मेरी है, ये कारखाना जो है ये इसके अंदर मैं काम कर रहा हूं, उसमें मेरा हिस्सा है, इस तरीके के अधिकारों की जब बात होने लगी तो अधिकारों के बारे में जब जानने लगे, तो वे लोग जो संविधान विरोधी थे, उन्होंने धीरे धीरे फिर से इसको प्राइवेट करना शुरू किया। ये बात आज से नहीं, हमारे मंच के माध्यम से लगभग ये कहें कि 2001 से और 2 से कंटिन्यू इसको बताया जा रहा है। और उसको उस समय हम लोग एलपीजी के रूप में बताया करते थे। एलपीजी मतलब लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन, ये जो 3 शब्द थे, जिसके अंदर निजीकरण, उदारीकरण और भूमंडलीकरण, जिसका हिंदी में होता था, उसमें पूरे विश्व के लिए बना होगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन जो प्राइवेटाइजेशन शब्द था वो बहुत ज्यादा घातक था और इसका विरोध हम लोगों ने आज से 20 साल पहले इस देश में शुरू किया। और हमने जनता को, पूरे देश के लोगों को, मूल निवासी बहुजन समाज के लोगों को जागृत करने और जगाने का काम शुरू किया कि भाई ये जिस तरीके से प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, उसकी वजह से आपके सारे हक और अधिकार, जो संवैधानिक अधिकार है, यानी कि जो आपको मालिकाना अधिकार है, जो आपको मान सम्मान और स्वाभिमान से जीने का अधिकार है, जो आपको इस देश के अंदर प्रत्येक क्षेत्र में अपनी हिस्सेदारी का अधिकार है, ये सारे अधिकार आपके धीरे धीरे इस प्राइवेटाइजेशन की वजह से खत्म हो जाएंगे। ये बड़े पैमाने पर हम लोगों ने, हमारे साथियों ने पूरे देश के अंदर अभियान चला करके, सब्जेक्ट निर्धारित करके, चर्चाएं करके पूरे देश भर में फैलाया। तो कुछ हद तक उसके प्रति जागरण आया और विरोध शुरू हुआ, मगर वो विरोध इतना विरोध नहीं था जिससे कि वो रुक सके। एक रोकने के लिए जितना एक देश के अंदर जनजागरण चाहिए था, या फिर जागृति चाहिए थी, या फिर ये कहें कि लोगों को उसके लिए तैयार होना चाहिए था, उतने लोग तैयार नहीं हुए। और वे लोग अनभिज्ञता की वजह से, जानकारी के अभाव में इस चीज का विरोध नहीं कर पाए और धीरे धीरे सरकारें जो है प्राइवेटाइजेशन करती गई और हमारे हक अधिकार धीरे धीरे खत्म होते गए। अब इसके अंदर एक बात आती है कि जैसे एक एग्जाम्पल दिया जाए, मैं बार कई बार समझाने के लिए देता हूं। एग्जाम्पल ये है कि एक मेंढक है, अगर उसको आप 100 डिग्री खोलते हुए पानी के अंदर छोड़ दो तो वो तुरंत ही उछल करके बाहर निकल जाएगा, वो उसमें रुकेगा नहीं। जितनी बार उसको अंदर डालोगे उतनी बार वो उछल करके बाहर आ जाएगा। लेकिन अगर उसी मेंढक को ठंडे पानी में, बर्तन के अंदर ठंडे पानी में बिठा करके फिर उस बर्तन को आग के ऊपर रख दिया जाए और फिर धीरे धीरे उसकी आंच को बढ़ाया जाए, तो जैसे जैसे पानी गर्म होगा
वैसे वैसे अपने आप को उसके अनुकूल करने के लिए वो मेंढक धीरे धीरे अपनी एनर्जी लगाता जाएगा। वो एनर्जी जब उसके अंदर लगाता जाएगा और जैसे जैसे पानी गर्म होगा उसकी एनर्जी भी उसको एडजस्ट करने में खर्च होती जाएगी, और एक समय ऐसा आएगा जब पानी उबलने लगेगा, खोलने लगेगा, और मेंढक चाहेगा कि अब मैं बाहर निकलूं तो वो निकल नहीं पाएगा। ये स्थिति आज हमारे समाज की है, हमारे देश के लोगों की है। इस तरीके से धीरे 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 करके प्राइवेटाइजेशन किया गया है, चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में हो, चाहे वो स्वास्थ्य के क्षेत्र में हो, चाहे उसकी वजह से रोजगार के क्षेत्र में हो, चाहे बड़े बड़े जो सरकारी उपक्रम हैं, पब्लिक सेक्टर हैं, उनको धीरे धीरे करके निजी हाथों में देना है, प्राइवेटाइजेशन करना, ये मुद्दा है। तो कहीं पर भी एक साथ नहीं हुआ, वो धीरे धीरे हुआ, जिसकी वजह से लोग विरोध नहीं कर पाए। अब जब लोगों का कहते हैं ना कि पानी जब नाक से ऊपर हो जाए तब जाकर के थोड़ा सा एहसास होता है कि अब मैं डूब जाऊंगा या डूब रहे हैं, और ऐसी स्थिति में जो बहुत ज्यादा तैराक नहीं होता, बहुत ज्यादा पानी का जानकार नहीं होता है, वो उसमें डूब ही जाता है। तो आज हमारे देश में भी प्राइवेटाइजेशन की ये स्थिति बन गई है कि आज धीरे धीरे उन्होंने इस स्टेज में लोगों को लाया है। आज वे लोग अपने रोजगार कहते हैं या फिर अपने पेट पालने यानी कि हैंड टू माउथ हो गए हैं, उनको अपने परिवार को चलाने की, अपने आप को जिंदा रखने की परिस्थिति में वो आ गए हैं। तो अब वो जो बड़ा कोई मूवमेंट है या कोई बड़ी कोई मतलब काम है या बड़ा कोई विरोध है किस चीज का, वो करने में सक्षम नहीं। जैसा कि अभी हम कहें कि प्राइवेटाइजेशन होते होते जब किसानों की जमीन, कृषि भूमि ही जब प्राइवेट हाथों में देने का निर्णय लिया गया, तो वो मेंढक की ये स्थिति थी कि वो हाथ पैर तो हिला रहा था लेकिन वो बाहर नहीं निकल पा रहा था। वही स्थिति आज हमारी ये देख रहे हैं कि इतने लोग उसमें अपने आप को एडजस्ट कर गए कि जैसी भी परिस्थिति है उसके अनुकूल ढलते गए ढलते गए ढलते गए, और आज वे उस पूरी की पूरी दास्ता को स्वीकार कर चुके हैं, पूरी की पूरी गुलामी को अपने आप में उतार चुके हैं कि अब जो होना है वो हो जाएगा। आमतौर पे जब हम जाकर के किसी से बात करते हैं कि भैया ये होने वाला है, इसका परिणाम ये होगा, आप लोगों की बहुत बुरे दिन आने वाले हैं, आपका जो है बच्चों का भविष्य अंधकार में है, आपके अधिकार खत्म हो रहे हैं, ये हो रहा है, वो हो रहा है, ये तमाम चीजें जब हम लोगों को बताने की कोशिश करते हैं तो हमें जवाब मिलता है कि अब क्या करें, हो रहा है तो हो रहा है, अब इसको कैसे रोक सकते हैं। या फिर वो कहते हैं कि सबका होगा वैसे हमारा भी हो जाएगा। अभी मैं किसान की जमीन की बात का उदाहरण दूंगा, ताजा यही अभी चल रहा है। तो उसमें हमने कुछ किसानों से जाकर के बात की कि भाई ये आपकी जो जमीन है ये आपके हाथों से चली गई, आपका मालिकाना अधिकार तो बहुत पहले खत्म हो गया, लेकिन अब ये जमीन आपके कब्जे से भी ले ली जाएगी, या फिर आपको अपनी ही जमीन पर जो है वहां पर मतलब कह सकते हैं कि कृषक या काश्तकार बना करके रखा जाएगा। पहले की तरह आपसे सेवाएं ली जाएगी, लेकिन आप उसके मालिक नहीं होंगे, आपका अधिकार खत्म हो रहा है। तो यहां तक हमें सुनने की नौबत आई कि उनमें से कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं कि हमने कौन सा कुछ इसके लिए दिया, हमने कौन सा पैसा दे के ली थी जो चली जाएगी। कि लोगों के शब्द मैं आपको बता रहा हूं ना कि आज उस मेंढक की तरह हमारी स्थिति कैसे बन गई है। जो व्यक्ति 1 अंगुल जमीन के लिए अपने भाई का मर्डर कर देता था, जो 1 इंच जमीन के लिए अपने पड़ोसी से दुश्मनी ले लेता था, जो कोर्ट कचहरियों के चक्कर काटते काटते अपनी पूरी जिंदगी लगा देता था वकीलों को पैसा दे दे करके सिर्फ और सिर्फ 1-2 इंच या 1 फीट जमीन के लिए, थोड़े से के लिए मेरा इसने ले लिया, मेरा इसने ले लिया, आज उनके मुंह से ये बातें निकल रही है कि हमने कौन सा पैसा दिया, हमने कौन सी खरीद के ली थी, अगर ले ली चली जाएगी चली जाएगी। यहां तक लोगों को लाया गया है, यहां तक लोगों की मानसिकता बना दी गई है। वो कह रहे हैं, और बात भी सही है उनकी, बिल्कुल सही बात है कि उन्होंने कोई पैसा भी नहीं दिया, न इसके लिए उनके पुरखों ने कोई लड़ाई लड़ी, न उनके बाप दादाओं ने कभी कोई इसका संघर्ष किया। उनको तो अचानक मिल गई, कैसे मिली ये भी पता नहीं, किसकी वजह से मिली ये भी पता नहीं।
उनको ये नहीं पता कि इस देश के अंदर सर छोटू राम जी जैसे लोग, बाबा साहब अम्बेडकर जैसे लोग, जो इस देश के अंदर संघर्ष कर रहे थे और उन्होंने संघर्ष करके जो हक अधिकार दिलाए, उसकी जानकारी आम आदमी और किसान को नहीं है। नहीं होने की वजह से उनको ये नहीं पता है, क्योंकि उन्होंने मेहनत की नहीं, उनके बाप दादाओं ने मेहनत की नहीं, मेहनत किसी और ने की, फल इनको मिल गया। तो आज वो सत्य बात कह रहे हैं कि हमारा क्या लगा था, जमीन चली जाएगी, हमने कौन सी खरीदी थी। ये आज किसान के मुंह से निकलने वाला शब्द बता रहा हूं आपको, जो हम फील्ड में अनुभव कर रहे हैं, लोगों को समझाने जब जाते हैं तो बात करते हैं, तो ये बातें सामने आती है जो बहुत हिला देने वाली बातें हैं, बहुत गंभीर परिणाम लाने वाली बातें हैं कि जिस व्यक्ति को हमने अपने जमीन के लिए, अपनी एक कहा जाए तो 1-2 फीट जमीन के लिए भाई का मर्डर करते हुए देखा है, जिन लोगों को हमने परिवार से दुश्मनी लेते हुए देखा है, जिन्होंने अपने ही भाइयों से दूरी बनाते हुए देखा है, उन लोगों को आज हमने ये कहते सुना है कि हमारा लगा क्या था, हमें कहां हमारा कुछ पैसा लग गया था, चली जाएगी। इस तरीके की जब बातें आती है तो पता चलता है कि दुश्मन जिस तरीके से प्राइवेटाइजेशन करता है, उस प्राइवेटाइजेशन के साथ साथ वो लोगों की मेंटेलिटी को किस तरीके से एडजस्ट करता है और उनको कितना लोगों की साइकोलॉजी के बारे में ज्ञान है कि इनको कैसे करके करेंगे तो ये विरोध करना चाहते हुए भी विरोध नहीं करेंगे। जैसा कि मैं एक एग्जाम्पल की बात बताऊं हमारे देश की जनता की, कि जहां तक शास्त्रों में हमने पढ़ा भी है और ये बात सत्य भी है, उन्होंने भी स्वीकार किया है और इसके बारे में अंग्रेजों ने तो अधिनियम तक बनाया है कि इस देश के अंदर जिनको शूद्र कहा जाता था, उन शूद्रों की लड़की की शादी होने के बाद में उसको पहले अपनी शारीरिक सेवा पंडित के यहाँ देनी पड़ती थी और 3-4 दिन बाद जब उसकी इच्छा होती थी तब वो उसके पति के घर में छोड़ता था या पति को सुपुर्द करता था। ये चीज अगर आज किसी आदमी को बताई जाए, आज के युवा को बताई जाए, तो बहुत ज्यादा अग्रेसिव हो जाएगा और सोचेगा कि यार ऐसा भी होता था, और वो गुस्सा भी हो जाएगा कि ये बात बिल्कुल ही सत्य नहीं है, झूठ है। लेकिन था, अगर ऐसा नहीं होता तो अंग्रेजों को अधिनियम बना करके उसके ऊपर रोक नहीं लगानी पड़ती। और आज भी उसका एक ताजा उदाहरण हमें आज भी मिलता है एक अवशेष के रूप में, जो उनकी परंपरा या उनकी जो व्यवस्था है उसको कायम रखने का, वो ये है कि आज भी जब कोई पंडित शादी करवाता है तो जब कन्यादान की वो बात करता है, भाई वो कहता है कन्यादान कौन करेगा, तो लड़की का भाई या चाचा या कोई भी उसका परिवार का व्यक्ति जो कन्यादान करने के लिए आता है, वो उस लड़की का हाथ पहले पंडित के हाथ में देता है। पंडित अपने हाथ में उस लड़की का हाथ लेता है, आंखें बंद करके अपने इष्ट को याद करता है और उससे कहता है कि आज इस देश में भारत का संविधान लागू है, इसलिए मैं व्यभिचारिकता के तौर पर इसकी शारीरिक सेवाएं तो नहीं ले सकता, शुद्धिकरण के नाम पर मैं इसको अपने घर में भोग तो नहीं कर सकता, लेकिन मैंने इसका हाथ अपने हाथों में लेकर के इसे अंगीकार कर लिया है, स्वीकार कर लिया है, बस अभी मेरे पास में इतना ही रहा है, इसलिए मैं तेरी परंपरा को आज भी निभा रहा हूं। वो लड़की का हाथ पहले अपने हाथ में लेता है और फिर वो दूल्हे के हाथ में देता है। तो मैं आपको इसका उदाहरण क्यों दे रहा हूं, इसका मतलब ये है कि जब हमारे लोगों की उस समय की मांस, लोग तो हमारे ही थे, हम उन्हीं के वंशज हैं, हम उन्हीं बाप दादाओं की औलाद हैं, जिन लोगों के लिए इतनी बड़ी घातक व्यवस्था, शर्मनाक व्यवस्था, एक तरह से कहा जाए तो बहुत घिनौनी व्यवस्था, उसको भी तो एक्सेप्ट किया था उन लोगों ने, है ना। और शुद्धिकरण के नाम पर वे अपनी बेटियों को उनको सौंप देते थे। तो ये उदाहरण मैंने इसलिए दिया है कि आज अगर किसी की जमीन जा रही है, अधिकार समाप्त हो रहा है, तो आज भी हमारी मानसिकता वैसी ही है, हमारी थी नहीं तो चली जाएगी, और क्या, हमने कौन सा पैसा देकर के ली है। ये बात इसलिए मैंने बताई है आपको कि निजीकरण का जो दायरा बढ़ता जा रहा है, तो जब एयरपोर्ट बिक रहा है
तो LIC वाले सोचते हैं हमारा क्या बाप का गया, बिक रहा है एयरपोर्ट, बिक रहा है एयरपोर्ट में काम करने वाले वो बेरोजगार हो रहे हैं, उनका शोषण होगा। 1 लाख रुपए की तनख्वाह वाला 5,000 में नौकरी करने के लिए मजबूर होगा, शोषण उनका, हमारा क्या होगा। और जब LIC की बात आती है तब रेलवे वाले सोचते हैं हमारे को क्या है, हमको थोड़े ना कोई तकलीफ हुई जिसको हुई हमें क्या हुई। इस तरीके से उन्होंने, अगर वो सारा का सारा एक साथ करते, एक ही साथ सारा एक झटके में अगर प्राइवेटाइजेशन की बात करते तो निश्चित तौर पे विरोध खड़ा होता, और वो विरोध इतना होता कि वो उनके लिए झेलना मुश्किल होता। इसलिए उन्होंने धीरे धीरे करके लोगों की साइकोलॉजी को पढ़ते हुए एक एक सरकारी उपकरण को बेचा, BSNL को बेचा, अब रेलवे की तैयारी, बिक चुका है लेकिन अब उसकी तैयारी चल रही है। ऐसे हमारा जो बिजली बोर्ड था पूरे देश का वो प्राइवेट हो गया। अब पानी का जो है पानी पिलाने वाला महकमा वो भी प्राइवेटाइजेशन में चला गया है, 90% वो भी चला गया है। अब तो सिर्फ सप्लाई और उसके तक या पुराने कर्मचारी कोई बच गए हैं तो वो है, बाकी सारा का सारा प्राइवेट हाथों में जाकर के प्रोजेक्ट के माध्यम से हो रहा है। इस तरीके से देखा जाए तो एक भी चीज हमारे पास में आज की तारीख में सरकारी तौर पे नहीं बची है जहां पर आम पब्लिक का हिस्सा हो या आम पब्लिक का अधिकार हो। ये प्राइवेटाइजेशन जब चरम पर है और ये जब पूरा हो जाएगा तो हमारे पास में हमारा अपना कुछ भी नहीं होगा। जब हमारे पास में हमारा अपना कुछ भी नहीं होगा और जिस जगह हम रह रहे हैं वो जमीन भी, वो मकान भी हमारा नहीं होगा, हम उनके रहमो कर्म पे रह सकते हैं, वरना हमारा वहां रहना भी संभव नहीं होगा। जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि अभी गांवों के अंदर बहुत सारी ऐसी घटनाएं होती है कि जो भी गरीब, पिछड़े या फिर जिनका कमजोर परिवार होते हैं उन लोगों को दबंगों के द्वारा इकट्ठे होकर घरों से बाहर निकाला जा रहा है, उनके घरों को तोड़ा जा रहा है, उनके घरों को आग लगाई जा रही है, घरों पे कब्जे किए जा रहे हैं। ये सारी चीजें जो घटनाएं शुरू हो रही है इसका भी आप समझ सकते हैं कि 10 साल 5 साल बाद में ये परिणाम होगा कि आपके पास में कितना ही अच्छा बंगला क्यों ना हो, कितना ही अच्छा घर क्यों ना हो, अगर आप उनकी व्यवस्था को एक्सेप्ट करते हुए अगर चलेंगे और उनकी व्यवस्था को नतमस्तक होकर मान लेंगे तो शायद उनके रहमो कर्म से आप उस कोठी में, बंगले में या घर में रह सकते हैं। नहीं तो आपको किसी भी वक्त वो बंगला, घर खाली करवाया जा सकता है। जिस तरीके से प्राइवेटाइजेशन होने के बाद में उन विभागों का जिनका प्राइवेटाइजेशन हुआ उनके एम्प्लॉइज का बिल्कुल नहीं सुना गया। वो विरोध भी उनका हुआ लेकिन विरोध भी कुछ काम नहीं आया, उनके विरोध को किसी ने नहीं सुना, क्योंकि सारा काम जो हो रहा है वो इंटेंशनली हो रहा है, एक इरादे के तौर पर किया जा रहा है कि अब इन लोगों को वापस संविधान के लागू होने से पहले और अंग्रेजों के भी आने से पहले जिस दशा में ये लोग थे उस दशा में उनको वापस लाना। मुझे एक बात याद आती है, जब मोहन भागवत जी ने एक बात कही थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के PM बनने के बाद तुरंत ही बाद ये बात कही थी कि मोदी जी भारत को 2000 वर्ष पहले का भारत बनाएंगे, 2000 वर्ष पहले का भारत बनाएंगे। और मैंने इस विषय पर काफी चर्चा भी की है, बताया भी है कि अगर कोई व्यक्ति ये कहे, आम पब्लिक में जाकर के ये कहे वोट मांगने के लिए कि मैं तुम्हारे गांव को या तुम्हारी बस्ती को या तुम्हारे जिले को या तुम्हारी विधानसभा के क्षेत्र को अगर मुझे बनाओगे तो मैं 5 साल पीछे ले जाऊंगा, अगर कोई इतना कह दे तो मुझे लगता है कि वहां जूते पड़ने शुरू हो जाएंगे, इतना विरोध हो जाएगा। लेकिन इस देश का बहुत ही जिम्मेदार संगठन, अपने आप को मानने वाला और देश का देशभक्त संगठन कहने वाला, दावा करने वाला, और आज की तारीख में कहा जाए तो संपूर्ण सिस्टम को ही कंट्रोल करने वाला, अगर और उसका सरसंघ चालक यानी मुखिया ये कहता है कि मोदी जी 2000 वर्ष पहले का भारत बनाएंगे, तो निश्चित तौर पे ये बात है कि 2000 वर्ष पहले का नहीं, मैं तो कहता हूं कि अगर उन्होंने 200 वर्ष पहले का भारत भी अगर बना दिया तब भी आम पब्लिक के लिए
पानी पीना भी मुश्किल हो जाएगा। अपनी मर्जी का अनाज या भोजन या करना या बनाकर खाना या अपने मर्जी के कपड़े पहनना, मर्जी का काम करना, ये तो बहुत दूर की बात हो जाएगी। उसको पानी भी कहाँ पीना है ये भी तय किया जाएगा कि उसको पानी कहाँ पीना है। बहुत सारी चीजें हैं जो मैं कई बार बताता हूं तो लोगों को ऐसा लगता है कि यार ऐसा कभी होने वाला नहीं है। आज से 10 साल पहले कुछ बातें मैंने कही, 15 साल पहले कुछ बातें कही, तो आज वो लोग मुझे कह रहे हैं, मेरे वो वीडियो उस समय के देख करके कह रहे हैं कि उस समय आपने ये कह दिया था जो आज हो रहा है। तो आज जो मैं बात कह रहा हूं, अगर ये बात मैं कह दूं कि आपको पानी कहाँ पीना है, SC ST के लोगों को पानी कहाँ पीना है, नाले पे पीना है, नल पे पीना है, नदी पे पीना है, कहाँ पीना है, ये तय किया जाएगा। ठीक है ना। कौन सा वर्ग कहाँ पानी पिएगा ये भी तय होगा। तो अगर ये तय हो जाएगा और पानी पीने की स्वतंत्रता आपके पास नहीं रहेगी, पानी को कुदरत का है, उसके ऊपर भी आपका मालिकाना हक नहीं रहेगा, तो आप इस प्राइवेटाइजेशन का शिकार होकर के या प्राइवेटाइजेशन का समर्थन दे करके, प्राइवेटाइजेशन में आप अपनी सहभागिता निभाते हुए और मूक सहमति देते हुए अगर आप अपने ही बच्चों का भविष्य बर्बाद कर रहे हैं, अपने ही बच्चों को अधिकार वंचित कर रहे हैं, तो मैं समझता हूं कि दोषी कोई वो बैठकर प्राइवेटाइजेशन करने वाले लोग नहीं है, दोषी हम लोग हैं। दोष उनका नहीं है, उनका तो इरादा है, उनकी तो योजना है, उनका तो प्लान है। जिस तरीके से गांधी जी ने कहा था कि मैं वर्ण व्यवस्था को मानता हूं और मैं हिंदू व्यवस्था को मानता हूं और हिंदू व्यवस्था वर्ण व्यवस्था पर टिकी हुई है, और वो ये कहते थे कि जाति व्यवस्था को नहीं मानता। तो जब हिंदू व्यवस्था और वर्ण व्यवस्था को मानते हैं फिर जाति व्यवस्था को कैसे नहीं मानते? मानते हैं। उन्होंने कहा, इनडायरेक्ट रूप से कहा। तो जिस तरीके से हम ये बात करें कि आज का जो माहौल देश के अंदर दिखाई दे रहा है, उसके अंदर कहने को तो लोग कह रहे हैं कि चलो कहीं किसी को 2000 की 5000 की नौकरी मिल रही है आवश्यकता के अनुसार, तो वो जिसको कुछ ना मिले उसको कुछ दे दो तो बहुत खुश हो जाता है। अगर उसको ये कहा जाए कि जो काम आज तू 5000 रुपए में कर रहा है प्राइवेट सेक्टर में या 10,000 रुपए में कर रहा है, अगर तू यही महकमा सरकारी होता तो तेरी पगार कम से कम 60-70 हजार या 1 लाख के आसपास होती। लेकिन अगर उसको आप कह भी दोगे तो क्या करेगा? वो कहेगा होती तो ना, ये सरकारी होता तो ना, अब तो प्राइवेट हो गया है, मेरी तो मजबूरी है, मुझे यहाँ नौकरी करनी पड़ेगी। लेकिन जो बच्चा आज की तारीख में, चाहे वो किसी भी बड़े अधिकारी का हो, कर्मचारी का हो, चपरासी का हो, चाहे आम आदमी का हो, अगर वो बच्चा आज कोई 10,000 5,000 में कहीं पर नौकरी करने के लिए मजबूर है और जिसका हक होना चाहिए 60-70 हजार रुपए से 1 लाख रुपए, तो उसके लिए जिम्मेदार वो बच्चा नहीं है। उसके लिए जिम्मेदार उस बच्चे के पिता अभिभावक हैं, उसके माँ बाप हैं, या उस समय के उस जो प्राइवेटाइजेशन का जोर चल रहा था उस समय के लोग हैं जिन्होंने इसे रोकने का काम नहीं किया, विरोध का काम नहीं किया। तो इस सारी बात को अगर हम गंभीरता से लें तो प्राइवेटाइजेशन एक साधारण सा कहा जाने वाला शब्द नहीं है। प्राइवेटाइजेशन यानी कि निजीकरण इस देश को कुछ चुनिंदा लोगों के हाथ में दे करके फिर से जागीरदारी प्रथा, जिसको उस समय जागीरदारी प्रथा कहते थे, या फिर उसको कह सकते हैं कि सामंतवादी या फिर राजाशाही या फिर राजतंत्र कह सकते हैं, उसी व्यवस्था को लाया जा रहा है थोड़ा सा रूप बदल करके कि उस समय जिन लोगों के हाथ में व्यवस्था थी उन लोगों को उनकी भाषा में, उनकी व्यवस्था में, उनके सिस्टम में क्षत्रिय कहते थे, राजे महाराजे कहते थे, और आज उन लोगों को उनकी भाषा में जो है पूंजीपति कहते हैं, जिसमें अंबानी है, अडानी है, इस तरीके के नाम जो है ये प्राइवेट जो कंपनियां हैं, इन प्राइवेट कंपनियों को पूरा का पूरा सरकारी तंत्र दिया जा रहा है, बेचा जा रहा है। अभी बैंकों का नंबर चल रहा है, बैंकों की बारी आ रही है, तो बैंक कर्मचारी कुछ समय के लिए हड़ताल पे भी गए। अभी मैं कुछ समय पहले मैंने सुना तो बताया कि अब सारे बैंक जो है वो मर्ज हो रहे हैं
और हर स्टेट में कोऑपरेटिव बैंक की भी कहें तो कोऑपरेटिव बैंक भी पूरे राज्य में एक कोऑपरेटिव बैंक होगा और पूरे भारत में उनको कंट्रोल करने वाला एक बैंक होगा और वो सरकारी नहीं होगा। पूरे बैंक सिस्टम को कंट्रोल करने वाला जो है वो सरकारी बैंक नहीं होगा, वो प्राइवेट बैंक होगा। सरकारी बैंक में हमारे लोगों की इतनी बुरी दशा थी कि उनको अपने हक अधिकार नहीं मिलते थे, जितना उनको मिलना चाहिए था वो लोन नहीं मिलता था, जितनी फैसिलिटी उनको बैंकों के माध्यम से मिलनी चाहिए थी वो नहीं मिलती थी। तो प्राइवेट होने के बाद में उसकी एंट्री भी उसके गेट में होगी या नहीं होगी, और होगी भी कहाँ से जब उसके पास में धन होगा ही नहीं तो बैंक जाने की आवश्यकता कहाँ पड़ेगी। धन आने के सारे रास्ते तो उन्होंने बंद कर दिए। जब सारे रास्ते ही बंद कर दिए तो धन ही नहीं आएगा। जब धन पास में नहीं होगा तो बैंक में नहीं जाएगा, बैंक जाने की उसको आवश्यकता नहीं होगी, और जब बैंक जाने की उसको आवश्यकता नहीं होगी तो बैंक किसका है उससे उसको क्या लेना देना होगा। यानी पूरा का पूरा जो अर्थतंत्र है वो गिने चुने लोगों के हाथ में रह जाएगा, और जो मध्यम वर्ग है वो मध्यम वर्ग उसके ऊपर मोहताज हो जाएगा। उसे जीना है तो उस व्यवस्था को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। और मध्यम वर्ग जो होता है वो ज़्यादा नहीं होता, 10 से 5-15% मध्यम वर्ग कहलाता है, और 5% जो है वो क्या कह सकते हैं इसको, पूंजीपति, उसमें घरानों में बाहर आता है, धनवान लोगों में आता है। तो बाकी का जो बचता है वो 85% जो है वो आम पब्लिक होती है, आम तबका होता है, हैंड टू माउथ, सुबह कमाकर शाम को खाने वाला होता है। वो व्यक्ति जब उसके पास में कोई धन दौलत होगी नहीं तो 85% लोगों का उसके साथ में कोई बैंक से कोई लेना देना नहीं रहेगा, तो सिस्टम अपने आप मुट्ठी में हो जाएगा। सिस्टम मुट्ठी में हो जाएगा तो पूरा का पूरा धन जो है उनके पास मुट्ठी में हो जाएगा। तो फिर वही लोग जो आज हम कह सकते हैं कि जिसके दादा और परदादा की, किसी के दादा और किसी के परदादा की जो दशा थी वही दशा उन लोगों की वापस होने वाली है। और ये सारा का सारा एक बहुत ही सुनियोजित ढंग से किया जा रहा है ताकि जो अधिकार आपको संविधान की वजह से प्राप्त हुए हैं वे सारे अधिकार आपके समाप्त हो जाएं। आप फिर से इस देश के अंदर अपने ही देश में फिर से गुलाम हो जाएं, और वही जो विदेशी लोग सदियों से आपको गुलाम बनाकर बैठे हुए थे, जब भी उनकी सत्ता खतरे में पड़ी उन्होंने फिर किसी विदेशी का सहारा लिया। कभी मुगलों को बुलाया, कभी अंग्रेजों को बुलाया, कभी डच, कभी पल्लव, कभी गोंड, कुषाण, जो भी है उन लोगों को समय समय पर उन्होंने बुलाया, उनकी मदद ली और यहाँ की जनता को उन्होंने गुलाम बनाया। तो आज फिर वही लोग इस तरीके की ताकतें लेकर के पूरी दुनिया के साथ सांठगांठ मिला करके कोरोना की आड़ लेकर के, कोरोना की आड़ में बहुत कुछ हुआ है। अब मुझे इसमें कुछ ज़्यादा लंबा समय हो जाएगा, इसके ऊपर कभी फिर मैं दोबारा आकर के इसके ऊपर डिबेट करूंगा। लेकिन आज मैं सिर्फ इतना बता रहा हूं कि इस देश के अंदर कोरोना की आड़ में जिस तरीके से हमारे हक और अधिकार खत्म किए जा रहे हैं और हमें अपने घरों में बंद करके रात्रि में कर्फ्यू लगा करके और इस तरीके से सारा काम जो हो रहा है वो रात को हो रहा है। ये जितने काले कानून जिसको हम कह रहे हैं बन रहे हैं, वे सारे काले कानून रात में बन रहे हैं और रात में लोगों को घरों में बंद कर दिया जाता है। और उसके बाद में जब चर्चा नहीं होती है तो सुबह पता ही नहीं चलता है। ऐसे उन्होंने करके लोगों को डरा दिया है और डर के मारे लोग अब अपनी जान पे जब आ जाती है ना तो सबसे पहले लोग अपनी जान बचाने के बारे में सोचते हैं। धन बाद में बचेगा, भाई बाद में बचेगा, बच्चा बाद में बचेगा, बीवी बाद में बचेगी, पहले अपने आप को बचाने की बात आती है। तो यहाँ एक लोगों को इस तरीके से कर दिया गया है कि अब आप कोरोना महामारी से नहीं बच सकते, तो भय पैदा करके उन लोगों ने ये सारा प्राइवेटाइजेशन का खेल चर्चाया हुआ है। इसके लिए हम लोग आपको आगाह करते हैं कि अभी भी समय है, अभी भी जाग जाओ, अभी भी वक्त है कि आप संगठनों में या किसी भी प्रकार का जो आपका विभाजन है उस विभाजन को भूल करके, अपने मनमुटाव को छोड़ करके, अपने ईगो को त्याग करके और अपने आने वाली पीढ़ियों के बच्चों को और क्या बोलते हैं उसके अस्तित्व को बचाने के लिए अगर हम ये करते हैं तो निश्चित तौर पे
हम लोग इसको बचा सकते हैं, इस प्राइवेटाइजेशन को रोक सकते हैं। जनता चाहे तो बहुत कुछ कर सकती है। इस देश के अंदर एक बड़ी क्रांति की आवश्यकता है। इस देश के अंदर क्या कह सकते हैं, जन आंदोलन की आवश्यकता है। और जन आंदोलन और वो जो बात है, मैं आपको कहना चाहूँगा कि इस देश के अंदर वही लोग कर सकते हैं जिन लोगों ने अपनी संतान पैदा की है। आदमी संतान पैदा करने के बाद में इतना जिम्मेदार हो जाता है कि वो अपने खुद के कष्ट झेल करके भी सोचता है कि मेरी संतान सुखी रहे, मेरी संतान आराम से रहे। इस तरीके की जब उसके अंदर भाव होता है तो निश्चित तौर पे ये लड़ाई वे ही लोग लड़ सकते हैं, पूरी ईमानदारी के साथ वही लोग इस लड़ाई को लड़ सकते हैं जो लोग जिन्होंने संतान पैदा की है। निसंतान लोग या फिर बेघर लोग जिनको कहा जाता है, या जिनकी कोई संतान नहीं है, उन लोगों को इस इतनी गंभीरता से वो इस चीज़ को कभी नहीं लेंगे। ये बात आपको समझनी होगी, क्योंकि जब बच्चे ही नहीं है उनके, जब औलाद ही नहीं है तो किसकी परवाह करेंगे। उनको मालूम है हमें तो अपना जीवन जीना है, अपना जीवन जी के मर जाएंगे, उसके बाद जाए भाड़ में दुनिया, हमें क्या लेना, हमारी दुनिया इसी के साथ खत्म हो जाएगी। तो इतना मैं आपको अलर्ट करना चाहता हूँ कि निसंतान जो लोग हैं उन लोगों से आपको सावधान रहना है, चाहे वो किसी भी क्षेत्र में है, राजनीति में है, सत्ता में है, सामाजिक संगठनों में है, चाहे वो किसी और क्षेत्र में है। जो लोग निसंतान हैं वे लोग कभी भी इस दुनिया की परवाह नहीं कर सकते। वो कभी भी अपना जो है एक मानवतावादी दृष्टिकोण नहीं रख सकते। उनको मालूम है हमारी दुनिया तो हमारे साथ ही खत्म हो जाएगी। और ऐसा सोचने वाले जो लोग हैं वो अपनी संतान तो नहीं होती है, लेकिन वे अपने मकसद के लिए सोचते हैं, सिर्फ अपने नाम के लिए सोचते हैं, और नाम पूरा करने के लिए वो किसी भी हद तक गिर भी जाते हैं, किसी भी हद तक गुजर भी जाते हैं। इसलिए हम लोग आपसे आगाह करना चाहते हैं कि आप इस निजीकरण को, जो पूरे देश को बर्बाद करने के लिए किया जा रहा है, देश को बेचा जा रहा है, उसके लिए आप लोग सजग हो और पूरी तरह से लोगों को जगाने का काम करें। फिर से हम लोग आपके सामने लगातार अब आते रहेंगे, हाजिर होंगे और अलग अलग विषयों के ऊपर हम चर्चा करेंगे। आप सभी का धन्यवाद। जय मूल निवासी, जय भारत, जय संविधान।